बीएससी पार्ट 3 पेपर 1 क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट 1 में आज डॉक्टर नीलम गुप्ता विद्यार्थियों के साथ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिज्म पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डी ब्रॉगलीज की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली डुअल नेचर होती है किसी भी मटेरियल की, चाहे वो कण है चाहे वो वेव है, लेकिन जब कण गतिशील अवस्था में होता है तब उसका बिहेवियर वेव की तरह होता है। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी कि वेव पार्टिकल डुअलिज्म जो है वो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस का जब तक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन नहीं होता तब तक बीइंग ए साइंस हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जो वेव पार्टिकल डुअलिज्म का किया गया था वो वैज्ञानिक डेविसन और जर्मर, जीपी थॉमसन और कुछ अन्य साथियों के द्वारा इसको प्रूव किया गया और वेरी फेमसली, वेरी कॉमनली इसको जाना जाता है कि ये डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट है। डेविसन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था वो 1927 में डेविसन और जर्मर ने इसको परफॉर्म किया था और उसके पश्चात उन्होंने यह पाया कि यदि मान लो हम स्लो इलेक्ट्रॉन्स को यदि हम किसी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराते हैं तो डिफ्रैक्शन के मेथड से डी ब्रॉगली की वेवलेंथ को मेजर किया जाना संभव हो पाया था। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जिसको कि हम कण कहते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन को हम गतिशील अवस्था में किसी भी तरह से हम उसको गति प्रदान कर दें, इस प्रयोग में लो पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करके इलेक्ट्रॉन्स को गति प्रदान करी गई थी और उसके पश्चात विवर्तन विधि से यह परिणाम मिला कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गतिशील अवस्था में वेव्स की तरह बिहेव करते हैं और उनकी वेवलेंथ का वही मान आता है जो डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस में डी ब्रॉगली ने मैटर वेव्स के लिए कंसीडर किया था। इसी चीज को एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के लिए कंसीडर किया गया है कि वैज्ञानिक डेविसन और जर्मर ने क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंसीडर किया था। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में डेविसन और जर्मर ने जो भी चीज कंसीडर करी वो हमने इस चित्र में समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पर ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये एक इलेक्ट्रॉन गन है जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलते हैं। इस इलेक्ट्रॉन गन को हमने इस प्रकार से रखा है कि इससे जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो वो इस निकल के टारगेट पर, निकल क्लोराइड के क्रिस्टल पर आपतित होते हैं। इससे डिफ्रैक्ट होकर उनको इस कलेक्टिंग चैम्बर सी में कलेक्ट किया जाता है और इस गैल्वेनोमीटर से जो धारा है वह इसमें मेजर कर ली जाती है। इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए हमने यहाँ पर एक लो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है और ये दो स्लिट C1 और S1 और S2 है। ये एक ब्लॉक डायग्राम है उस एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में कंसीडर किया गया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन गन है जिसको G से रिप्रेजेंट किया है, इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रॉन बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मोनिक एमिशन फ्रॉम अ टंगस्टन फिलामेंट F हीटेड बाय लो टेंशन बैटरी। यहाँ पर लो टेंशन बैटरी के द्वारा एक टंगस्टन के फिलामेंट को तापायनिक उत्सर्जन विधि से इलेक्ट्रॉन्स को उत्पन्न किया है, इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस किया है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के मान से एक्सेलरेट होते हैं हाई टेंशन बैटरी के से। इलेक्ट्रॉन्स उसके पश्चात इलेक्ट्रॉन्स को जो दो स्लिट्स हैं S1 और S2 उस पर इलेक्ट्रॉन्स कॉलिमेटेड होते हैं। इन दोनों स्लिट्स से निकलने के पश्चात पूरा जो सेटअप है, द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टेड ना हाई वैक्यूम और फिर इलेक्ट्रॉन की जो रे है वो इस निकल टारगेट पर स्ट्राइक करती है और ये जो निकल टारगेट पर स्ट्राइक करती है ये स्केल जो है वो रोटेशन
रोटेटिंग स्केल है which is capable of rotation about an axis parallel to the axis of incident beam. You can see here that this is a rotating scale on which the incident ray of electron after diffracting to the nickel crystal can move on this circular scale. Now we consider when the electrons are scattered in all direction by the atoms of the nickel crystal, electrons nickel crystal से scattered होकर किसी भी दिशा में जा सकते हैं. इन इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेजर करने के लिए एक फैराडे के सिलेंडर से उन्हें एंटर होना पड़ता है. उस फैराडे के सिलेंडर को हमने यहाँ पर C से प्रदर्शित कर दिया है और इस फैराडे सिलेंडर को हमने एक बहुत ही सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है और यह जो है फैराडे सिलेंडर, इट इज कैपेबल ऑफ रोटेटिंग ऑन ए ग्रेजुएट सर्कुलर स्केल S and is able to receive the reflected electrons in all directions ranging between angles 20 degree to 90 degree, and the current is finally detected by the galvanometer. डेविसन और जर्मर ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो बीम है निकल क्रिस्टल से जब रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ सेलेक्टिव रिफ्लेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर किया कि उनकी जो वेलोसिटी है दैट डिपेंड अपॉन द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन. यदि मान लो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसको अगर हम ग्रेजुअली धीरे धीरे यदि बढ़ाते जाएं, सोर्स और चैम्बर को हमने फिक्स किया तो यह देखा गया कि इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या है या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कलेक्टर पर किस प्रकार से पहुंच रहे हैं उसके बिहेवियर को भी इस चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया गया है. ये दिस इज द रीचिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स at the collector chamber C is shown by this curve. ये गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है जो आपकी करंट को बता रही है. ये हमारे पास डिफरेंट वोल्टेजेस पर है. इस पैटर्न को देखते हुए कुछ समझ में आता है कि ये जो हमारे पास सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम है जो कि निकल क्रिस्टल से हमारा रिफ्लेक्ट हुआ है, इस क्रिस्टल में हम इस फिगर में हम देख रहे हैं कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमा हमें मिल रहा है और ऐसा डिफ्रैक्शन मैक्सिमा हमारे पास हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक्स रेज का भी डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ऐसा मिलना चाहिए. यदि मान लो हम कंसीडर करें कि दिस सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम द क्रिस्टल करस्पॉन्डेंट एक्यूरेटली टू द डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, it would be expected in the diffraction of X-rays whose wavelength correspond to the equivalent de Broglie's wavelength associated with the moving electron. यदि हमें यहाँ इन इलेक्ट्रॉन्स को जो क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होकर हमें मिल रहे हैं उनका जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा है ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पास यदि एक्स रेज का डिफ्रैक्शन मिलता तो उनकी वेवलेंथ वही मिलेगी जो कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ब्रॉगली ने निकाली थी यदि हम उनका डिफ्रैक्शन भी इसी प्रकार के निकल क्रिस्टल से कराएं. If the electrons are assumed simple corpuscular, it is impossible to explain these selective reflections at the given velocity. लेकिन दूसरी तरफ यदि हम ये कंसीडर कर लें कि नहीं, electrons are assumed to have wave associated with them, the wavelength varying with the velocity in accordance with the de Broglie's expression, then the selective reflection can be explained by using the Braggs law. Braggs law is what the Braggs law? It is equal to 2d sin theta is equal to n lambda, where n is the order of the diffraction pattern and d is the distance between the row of atoms of the nickel crystal, and lambda is the de Broglie's wavelength of the wave associated with the incident electron beam. If it is possible to calculate the effective wavelength of electron using the Braggs law, then डेविसन एंड जर्मर ने इसको ऑब्जर्व किया कि जब निकल की क्रिस्टल पर
इलेक्ट्रॉन की बीम को 54 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया जाता है तो एक शार्प डिफ्रैक्शन मैक्सिमा अपीयर होता है in the electron current. The incident and the scattered beam in this case makes an angle of 65 degree with the family of the Bragg plane. ऐसा नहीं है कि इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त डायरेक्टली इस पोटेंशियल को हिट किया था, नहीं, पहले कम पोटेंशियल्स को काम में लिया गया, धीरे धीरे जैसे जैसे पोटेंशियल को बढ़ाया गया, अर्थात इलेक्ट्रॉन बीम के या इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को ग्रेजुअली इंक्रीज किया गया, तो जो रिजल्ट अपीयर्स हो रहे थे वो रिजल्ट्स बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स थे। उनमें कहीं उन रिजल्ट्स को देखते हुए हमें समझ में आ रहा था कि यदि हम इस इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी को स्लाइटली इंक्रीज करेंगे तो देयर मस्ट बी वी विल गेट सम according to some voltage, some sharp diffraction maxima, and it was observed when the electron beam was accelerated by a potential of 54 volt. At that time, the angle between the incident and the scattered beam will be equal to 65 degree. उसी समय यदि हम ब्रैग्स के प्लेन्स के अकॉर्डिंगली, यदि उस फैमिली के ब्रैग्स प्लेन की फैमिली में यदि स्पेसिंग की वैल्यूज को निकालना चाहें जिसको हमने एक्सरेज के लिए कंसीडर किया था, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में ये जो स्पेसिंग है, जो डिस्टेंस है दो प्लेन्स के बीच में, ये नियर अबाउट 0.91 एंगस्ट्रॉम आता है। यदि हम इस चीज को डी के मान को यदि इक्वेशन नंबर 1 में मैं यूज करना चाहूँ, 2d sin theta is equal to n lambda, d is equal to 0.91 and theta is equal to 65 degree, order of diffraction is 1, diffraction pattern is 1, then 2 into 0.91 into sine 65 degree is equal to lambda. After calculating this, I'll get the value of wavelength is equal to 1.65 angstrom. The wavelength of the electron accelerated to the potential of 54 volt can also be calculated from the relation the lambda is equal to h upon under the root twice MeV. H is the Planck constant. This is equal to 6.6 into 10 raised to the power minus 34 joule second, and 2 is a number, m is the mass of the electron, that will be equal to 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, and E is the charge on electron, that will be equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and this V is the potential, applied potential, that will be equal to 54 volt. After calculating all these values, the lambda will becomes out to be 1.66 angstrom. So the wavelength of the electron according to de Broglie's hypothesis, theoretically it will becomes out to be 1.66 angstrom, and by using the Davison-Germer experiment, the wavelength of the associated electron comes out to be 1.65 angstrom. These two values are very much close to each other, so it is observed that there is a complete agreement between the values of lambda found by experimental and those given by the de Broglie's equation. So that is why hence it is concluded that the Davison-Germer experiment is a definite evidence that electron beam do behave as a wave, and the wavelength of these electron beam is given by the de Broglie's wave equation. I think it is all for today. Then in the next class we will discuss about the next topic, which will give the concept of wave packet.